शुरुआती स्थिति परिवार की बहुत ही खराब थी। घर में 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं हो पाता। उस स्थिति में किसी को शिक्षा के लिए सोचना भी एक तरह से गुनाह महसूस होता था। पढ़ाई से हमेशा बचपन में भागते रहते थे। हम 7वीं क्लास में चले गए और मुझे एप्पल से जेब्रा तक भी नहीं समझ में आता था। पढ़ाई से समझिए कि एक तरह से हमारा वास्ता खत्म हो गया। मैं नीरज धरेसर केमिस्ट्री क्लासेस दरभंगा केमिस्ट्री वर्ल्ड के डायरेक्टर। सबसे पहले मैं आपको अपनी शुरुआती स्थिति से बताऊं। मैं इसी बिहार के दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के बिठौली गांव में मेरा जन्म हुआ। शुरुआती स्थिति परिवार की बहुत ही खराब थी। मतलब एक किसान परिवार में जन्म लिए। शुरुआती दौर में शिक्षा का कोई घर में बातचीत ही नहीं चल रहा था। पिताजी अपना काम करते थे और हम लोग भी उस काम में धीरे धीरे हाथ बढ़ाते थे और परिवार का भरण पोषण चलता था। भरण पोषण में भी स्थिति कभी कभी काफ़ी खराब हो जाती थी। उस समय में जब मान लीजिए कि बरसात का सीजन होता था, मतलब मजदूरी के वर्क नहीं चलते थे या फिर से ठंडे कुहासे जब ज़्यादा पड़ते थे, उस समय जब काम नहीं चलता था तो घर में 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं हो पाता था। स्थिति मतलब काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी और उस स्थिति में किसी को शिक्षा के लिए सोचना भी एक तरह से गुनाह महसूस होता था। मेरा नानी घर जो था वो थोड़ा सा शिक्षित परिवार का था। इसी पीरियड में मेरे नाना जी का देहांत हुआ तो हम, मेरे भैया और मेरी माता जी, ये लोग नानी घर मूव किए। और जब वहाँ पे सारा काम खत्म हो गया तो वहाँ के बच्चों का एक रूटीन था कि बच्चे सुबह उठ करके ट्यूशन जाते थे। लेकिन हम लोग तो कभी ना कोचिंग गए थे ना ट्यूशन, मतलब ये ना स्कूल में कोई नामकरण हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं। अपना घर पे खेलकूद में अपना समय बिताते रहते थे। तो सारे बच्चे जब कोचिंग चले गए ना तो हमारी माताजी हम लोगों को भी एक बोरा दी और बोरा पे जाकर के वहाँ पे बोली कि बैठ के आराम से वो पढ़ाई करो। तो कुछ आता जाता था नहीं वहाँ पे, मतलब बच्चों के साथ रहते थे, आता जाता था नहीं। तो शिक्षक जो थे हमारे बगल के मामा जी ही थे। उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब कुछ आता ही नहीं था सच्चाई में। तो अब उस समय में तो पढ़ाई का कुछ समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो मेरी माताजी उन शिक्षकों से रिक्वेस्ट की कि किसी तरह से इसको पढ़ा दिया जाए। मेरे लिए शिक्षा का कुछ व्यवस्था तो हुआ ही नहीं उस टाइम। और जब घर आए ना तो वहाँ से एक स्लेट लेकर के आए थे और माताजी मेरी ओ आ जो आप समझते हैं ना, जो शुरुआती शिक्षा होता है, वो ओ आ मेरे को माताजी लिख देती थी। माताजी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन इतना जानती है कि वो अपने धर्म ग्रंथों को आराम से वो पढ़ सकती है। तो वो ओ लिख देती। हम लोगों को उस टाइम में समझ नहीं बनता था कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन देख देख के लिखते थे, अभ्यास करते थे और काम में थोड़ा सा कम समय देने के साथ अब पढ़ाई में लगाव धीरे धीरे लगाने लगे। और उसके बाद हमारी माताजी मुझे गांव के प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। एडमिशन क्या, वहाँ आने जाने का मतलब एक रास्ता तैयार हो गया। हम लोग बोरा में अपना वो स्लेट, वो मनोड़ पोथी लेकर के जाते थे, आते थे और इस तरह से अपना पढ़ाई चलता था। लेकिन आता जाता नहीं था कुछ। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था, पढ़ाई होता था, लेकिन बेस इतना खराब था, कुछ समझ नहीं पाते थे और पढ़ाई से हमेशा बचपन में भागते रहते थे। तो इस तरह से क्लास तो आगे भागते गए, लेकिन मेरे पास नॉलेज कुछ भी नहीं हो पाया और नॉलेज हो नहीं रहा है और क्लास तरफ रहा है। इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम 7वीं क्लास में चले गए और मुझे एप्पल से जेब्रा तक भी नहीं समझ में आता था। लेकिन धीरे धीरे सरकारी स्कूल में हमारी हिंदी और ये गणित, ये जोड़ घटाओ, ये सब थोड़ा मोड़ा आ गया था। और हमारे पड़ोस के जो बच्चे थे वो हमारे ही गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। उनके पिताजी शहरों में काम करते थे, तो इसी वजह से कुछ था संपत्ति, इस वजह से वो अपना काम चला लेते थे और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और उन्हें अंग्रेजी की थोड़ा सा नॉलेज था। तो यही बातें चलते रहा। इसी को देख करके हमारी माताजी उस प्राइवेट स्कूल में एक हमारे रिलेटिव पढ़ाते थे, थैंक्स भास्कर सर, जो काम करते थे। उनको एक दिन घर पे बुलाया गया और उनको बताया गया मेरे बारे में, मेरी स्थिति जो दयनीय थी। तो इस तरह से वो मुझे उस प्राइवेट स्कूल में दाखिला तो मिल गया, लेकिन ट्यूशन फी कहाँ से देते और स्कूल फी कहाँ से पे करते। उस समय 30 रुपये का महीना हमारे फैमिली के लिए बहुत बड़ा बर्डन बन गया था। तो इस तरह से मतलब हम किसी तरह से स्कूल में जाते थे। मेरे पिताजी तो पैसे देने के लिए उतने ज़्यादा सक्षम थे नहीं, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल सर का कुछ और वर्क कर करके मेरे पिताजी इस चीज़ को मैनेज कर पाते थे और हम इस तरह से स्कूल में जाते थे। और सोचिए, जहाँ मैं 7वीं क्लास में था सरकारी स्कूल में, वहाँ से मैं प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद मैं क्लास 1 में आ गया। और अब सोचिए, कोई बच्चा 6 साल पीछे हो जाएगा, तो मैं उम्र में बढ़ता गया लेकिन नॉलेज वाइज बढ़ते नहीं गया। इसी वजह से मुझे क्लास 1 में आने पड़े। और इसके बाद मुझे फिर से वो जो हमारे रिलेटिव थे
वो हमें ट्यूशन देने लगे और मैं दिन रात एक करके धीरे धीरे मेहनत करने लगा। और वहाँ से हमारे ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब मैं प्राइवेट स्कूल में गया, तो पढ़ाई मुझे समझ में आने लगी। और उसके बाद हम जब खेत पे भी जाते थे पिताजी के साथ, तो पढ़ाई का एक लालसा बना रहता था, किताब कॉपी लेकर के जाना होता था और वहाँ मतलब पढ़ाई करते थे। इस तरह से करते 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 हम 9th तक पहुँच गए और 9th में जाकर के पढ़ाई समझ में अच्छे से आ गए, समझ भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। और इस तरह से हमारे लोकेलिटी में, हमारे आसपास में लोग समझ गए कि ये बच्चा अच्छा बन गया है, ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला बन गया। उसके बाद 10th क्लास के लिए मैं यहाँ इसी दरभंगा पहुँच गया। उस टाइम में समझिए कि फर्स्ट डिवीज़न एक मायने रखता था। उस समय में मैंने 10th में 75% स्कोर किया। और उसके बाद मैं, बच्चे का गाँव का जनरली ये ट्रेंडिंग होता है ना कि बच्चे अगर ज़्यादा स्कोर करे तो उसे साइंस रखवा दीजिए, कम करे तो कॉमर्स, और कम स्कोर किया है तो बच्चे को आर्ट रखने का मतलब वो मौका दिया जाए। तो इस तरह से हमारा स्कोर तो बहुत हो गया था, लेकिन इंटरनली हम, नॉलेज भी था हमारे पास 10th तक का, लेकिन हम पढ़ाई से अभी भी अनसेटिस्फाइड थे। अपने आप को ये महसूस हो रहा था ना कि अभी मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। और इस तरह से हम वो इंटर में साइंस रखा और फिर साइंस से पढ़ाई किया। और फिर 12th में मतलब मार्क्स भी अच्छे आए, लेकिन मैं एक बार कंपटीशन के एग्जाम में बैठा। उस समय AIEEE हुआ करता था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्योंकि बोर्ड के लिए हम लोग प्रिपरेशन किए थे, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन हमने किया नहीं था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रिपरेशन किया था। और उस तरीके से हमारा इंटर तो आराम से कंप्लीट हो गया, लेकिन नॉलेज वाइज अब भी हम भूखे लगते थे। जैसे रोटी की भूख होती है ना, तो वैसे मुझे नॉलेज की भूख लग रही थी। उस समय लगता था कि हम नॉलेज से अनसेटिस्फाइड है और हम सोचे कि इंटर पास के बाद ना कहीं बाहर जाए पढ़ने के लिए। और ये बात जब हम अपने फैमिली में बताए तो समझिए एक तरह का जंग हो गया, एक तरह का विरोध करना हो गया। मैंने पापा जी से साफ साफ बता दिया कि देखिए, अब तक हम कुछ पढ़ चुके हैं, अब हमें कुछ और पढ़ना है और कुछ पढ़ के कुछ बन जाना है मुझे। और पारिवारिक स्थिति तो दयनीय थी, बाहर जाने के लिए सक्षम ही नहीं थे। तो फिर भी किसी तरह से हमने यही मतलब विग्रह उत्पन्न कर दिया कि अगर जिएंगे तो पढ़ लिख के जिएंगे, नहीं तो अदरवाइज मरना मेरे लिए आसान होगा। और जब इतने पे हम उतर गए ना, तो मेरी माताजी के पास जो कुछ भी था ना, वो सेल करके मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज दी और मुझे पटना भेज दी। मैं पटना अकेले पहुंच गया। और मुझे आज भी याद है कि मैं 3 रात कंटिन्यू गांधी मैदान के बगल में जो उद्योग भवन है ना, और वहाँ पे जो किताबें बिकती है ना, उसके जो वो लकड़ी वाले जो तख्ते होते हैं ना, उस पर मैं रात रात गुजार देता था। दिन भर इधर उधर घूमता था, पढ़ाई का माहौल खोजता था, लेकिन मेरे पास एक हाथ में मेरे पास किताब था और एक हाथ में कुछ मतलब ये झोले में चावल रखे हुए थे। और मैं गांधी मैदान में 3 दिन ऐसे ही गुजार लिया। फिर ऐसे मुझे एक लड़का से मित्रता हुई, बातचीत हुआ, और उसने मुझे बोला कि तुम मेरे यहाँ रह जाओ। और मैं उसके यहाँ रह गया। फिर उसे किसी तरह से रेंट पे करने लगा और मैंने उससे बात किया कि भाई मुझे कोई काम दे दो, मुझे कोई काम दिखा दो, किसी टीचर के यहाँ जॉब लगवा दो, मैं कोई काम करूँगा और धीरे धीरे पढ़ाई भी करूँगा। फिर इस तरह से कुछ समय बीता। मैं घर फ़ोन किया, बात हुआ, तो फिर घर वाले एग्री हो गए कि चलो जब चला ही गया है, कुछ करने को ठान ही लिया है, तो मैं यहाँ से कुछ कुछ पे करूँगा। और इस तरह से मेरे परिवार कुछ कुछ पैसे पे कर रहे थे और मैं पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया और नॉलेज हमें काफ़ी अच्छा मिला। फिर मैं MSc करने के लिए फिर झारखंड चला गया और वहाँ तो खुद से सेल्फ स्टडी और कॉलेज का पढ़ाई और कुछ खुद से अर्निंग करके काम करने लगा। MSc का एग्ज़ाम दिया और इसी पीरियड में मैं बीमार चला गया, मतलब बीमार पड़ गया। इलियल परफोरेशन डिजीज मुझे हो गया, मुझे भोजन डाइजेशन नहीं हो रहा था और मैं वहाँ से गांव चले आया और मेरी स्थिति वहाँ से बहुत ज़्यादा खराब होने लगी अचानक से। मैं सब कुछ ठीक चल रहा था, पढ़ाई भी अच्छा चल रहा था, स्कोर भी अच्छे हो रहे थे, सब समझ भी रहे थे कि ये बच्चा कुछ करेगा, लेकिन अचानक से मैं बीमारी से ग्रसित हो गया और घर चले आया और मेरा ऑपरेशन हो गया, ये मतलब इसी गवर्नमेंट के वो मेडिकल कॉलेज में। और उसके बाद फिर मुझे 18 स्टिच मेरे पेट में आ गए और फिर से 3 महीने तक मुझे रेस्ट दे दिया गया। पढ़ाई से समझिए कि एक तरह से हमारा वास्ता खत्म हो गया। अब हम कुछ करने के लायक हमें लग नहीं रहा था कि हम पढ़ाई के मामले में अब कुछ कर पाएंगे। 3 महीने के बाद फिर से मेरा रीऑपरेशन हुआ और फिर से हम ठीक हो गए। उसके बाद 1 महीना रेस्ट के बाद हम फिर से वहीं चले गए जहाँ से हम आए थे। और उसके बाद फिर से हम 1 महीना 1.5 महीना के आसपास सेल्फ स्टडी किए। उसी समय में मतलब यूपीएससी का एग्जाम निकला, मैंने यूपीएससी का एक बार एग्जाम दिया, फिर से मैं असफल हो गया क्योंकि मैंने उस तरह से कोई प्रिपरेशन किया ही नहीं था, बस ऐसे ही बैठ गया, एग्जाम दिया, फेल कर गया। और उसी समय में रेजोनेंस के फैकल्टी टेस्ट केमिस्ट्री के फॉर्म निकले थे, मैंने वहाँ टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया।
और हमारे ज़िंदगी का सबसे अच्छा स्टेप हमारे लिए लगता है कि सबसे अच्छा स्टेप वही था, क्योंकि अब तक हर जगह निराश ही हो रहे थे, कुछ लग नहीं रहा था कि मैं क्या करूँगा। लेकिन जब मैं रेजोनेंस चला गया ना, तो वहाँ मुझे पढ़ाने का मौका मिला और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश किया। और थैंक यू सर बित्तल सर, जिन्होंने बेटा की तरह मुझे समझाया, पढ़ाया। और शायद मैं कोटा में जाकर के, रेजोनेंस में जाकर के मैं सिखाने से ज़्यादा सीखने का काम किया और मुझे सिखाए भी वो लोग। और इस तरह से मैं वहाँ पे काम किया, लगभग 2.5 साल वहाँ मैंने काम किया। और तब तक ये डिजिटल इंडिया का जो प्रकोप था ना, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बार बार अब ये मोबाइल, यूट्यूब सब आ गए थे। हमारे पढ़ने टाइम में तो ये सब की कुछ था नहीं, लेकिन अब तक वो मोबाइल वगैरह सब कुछ आ चुके थे। तो मैं बार बार वीडियो देखता था। और ये आप बार बार स्टेटमेंट सुनते हैं ना कि मतलब एक बड़े नौकर बनने से बेहतर होता है ना कि एक छोटा मालिक बनने की कोशिश किया जाए। और मैंने यही लाइन को अपनाने की कोशिश किया और मैं आ गया पटना कोचिंग खोलने के उद्देश्य से। हमारे पास कुछ पैसे थे, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैंने देखा कुछ ज़्यादा ही है, तो उतना हमारे पास मनी मतलब इकट्ठे नहीं हो पाए थे। तो मैं फिर वहाँ से दरभंगा आ गया, जहाँ से मैं शुरुआत किया था। और उस दरभंगा में आकर के मैंने केमिस्ट्री वर्ल्ड, केमिस्ट्री के क्लासेस स्टार्ट किए। और जब स्टार्टिंग पीरियड में हमारे पास बहुत सारे कम बच्चे पहुंचे थे, काफ़ी कम, मतलब 2-4 बच्चे पहुंचते थे, लेकिन पढ़ाने की जो एक कला थी ना, इससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते थे। केमिस्ट्री जो रटने के कॉन्सेप्ट बना के रखे थे ना बच्चे, मैं उसे बस अपना डायलॉग ही बना लिया था कि रटने फटने से बचने के लिए और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मतलब हमारे यहाँ एक बार डेमो क्लास करके अवश्य देखे, मैं इसी थॉट्स के साथ चलता था। और शुरुआती दौर में हमारे पास 10-20 बच्चे आए, लेकिन जब बच्चे को केमिस्ट्री में सिखाने लगा ना, तो बच्चे को ये एहसास होने लगा कि केमिस्ट्री रटने के बजाय सीखने के कॉन्सेप्ट है। और हमारे पास टोटली पहले साल लगभग 150 बच्चे एग्जाम दिए, उसमें से लगभग 12-13 बच्चे नीट और जेईई मेन के थ्रू सेलेक्ट हो गए। मैंने जीवन में कुछ टारगेट नहीं रखा था, मैं एक टारगेटलेस मनुष्य हूं। मैं अपने जिंदगी से अनसेटिस्फाइड हमेशा रहने की कोशिश करता था और अनसेटिस्फाइड था, लेकिन जो भी हुआ ना मेरे लिए, हमें आज के डेट में लगता है ना कि मेरे लिए अच्छा हुआ। और शायद मैं टीचर बनना नहीं चाहता था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्यों काम कर रहा हूं, बस एक नॉलेज ग्रास्प करने की कोशिश करता था। और आज मैं इस मार्केट में एक अच्छे टीचर के रूप में उभरा हुआ हूं। हम लोग भरोसा यही रखते हैं कि बच्चों के लिए अगर काम किया जाए ना, तो बच्चे दिल से सरताज दे देते हैं। और हमेशा हम यही, मतलब एक डायलॉग बनता है ना कि किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात शायद उसे मिलाने में मदद करती है। तो हमारी हमेशा यही प्रयास होती है ना कि बच्चों को उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाया जाए, बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन किया जाए। और बच्चे जब अपनी फीलिंग को हमारे साथ अगर गुजारने लगेंगे ना, तो शायद हम बच्चों के साथ अच्छे टेकअप ले पाएंगे और बच्चों को अच्छी चीज़ें समझा पाएंगे। मैंने इस मार्केट में आकर के कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं किया, बस एक बच्चे और टीचर के बीच में जो मतलब ये गैप बनता था, बैरियर बनता था, उनमें जो डिफरेंस बनता था ना, उसे कम करने की कोशिश किया। और बच्चे की बातों को सुनने की कोशिश किया था कि मैं बच्चे की बातों को अगर सुन लूं, समझ लूं उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें दिक्कतें हैं, और उसे मैं अगर दूर करने की कोशिश करूं ना, तो शायद वो बच्चे इसी तरह से हमारे रिजल्ट देते रहेंगे और हमारा प्रयास इसी तरह से अच्छा चलता रहेगा। और मैं आपको लास्टली ये कहना चाहता हूं कि समय की अगर आप कदर करोगे ना, तो समय भी आपका एक दिन कदर करेगा। 1 साल की कीमत उनसे पूछिए जो एक बार असफल हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों से पूछिए। अगर 1 महीने की कीमत पूछना हो तो उनसे पूछिए जो माताएं 9 महीने से पूर्व अपने बच्चे को जन्म दे दिया हो, तो वो शायद 1 महीने की कीमत आपको बताएगी। 1 सप्ताह की कीमत आप उनसे पूछे जो संपादक साप्ताहिक अखबार प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। और 1 दिन की कीमत आप उनसे पूछे जिनका कल फांसी होने वाला है। और 1 घंटे की कीमत आप उनसे पूछे जो प्रेमी अपने प्रेमिका के पास बैठे हैं। और 1 मिनट या 1 क्षण की कीमत आप उनसे पूछिए जिनका ट्रेन अभी अभी निकल चुका है। मैं इसी के साथ अपने स्टेटमेंट को खत्म करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू। और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।